बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ देख ली थी हम लोगों ने कि कंस्ट्रक्टिव का केस क्या बनेगा और डिस्ट्रक्टिव का केस क्या बनेगा। तो किसी को याद है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का क्या क्या बन रहा था, बताओ। ब्राइट स्पॉट नहीं, फॉर्मूला क्या बना था, L लैम्डा डी बाई डी। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्टिव की केस की, तो हमारे पास क्या बना था बेटा, किसके बराबर था, एन लैम्डा डी बाई डी, जो हमारे पास y था, ठीक है। और y क्या था हमारे पास, एक बार मैं फिर से छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको याद दिला देता हूँ। ये कहानी थी मेरे पास एक स्लिट की, है ना, यहाँ से एक सोर्स था और यहाँ से एक सोर्स था, पूरा मैंने बना दिया था ये आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या थी, डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन थी बच्चा, राइट, और यहाँ से हमारे पास S1 और S2 दो सोर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा था कि मेरे पास ये जो कहानी आई है, ये क्या आई है बेटा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आई है। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बताई थी, लेट से दूसरी जो ब्राइट फ्रिंज आई है वो किसी इस पॉइंट पर आई है। फिर मैंने यहाँ से आपको पूरी डेरिवेशन निकाल के बताया था कि y डिस्टेंस पर आपके पास दूसरी क्या आएगी, ब्राइट फ्रिंज आएगी, राइट। ये कहानी आप लोगों को अब तक क्लियर है। जो हमारे पास y डिस्टेंस की ब्राइट फ्रिंज आई थी ऊपर, सेम बेटा उसी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल नीचे भी एक सेम केस होगा, और ये जो केस बनेगा आपका, ये भी कितना डिस्टेंस पर बनेगा बेटा, y। तो यानी कि ये भी आपके पास क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऊपर की तरफ, और नीचे भी आपके पास है तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ही। ये क्या है बेटा आपके पास, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नीचे की तरफ, लोअर टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड अपर टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये जो नीचे वाली है उसे माइनस वगैरह में नहीं बेटा, माइनस वगैरह में लिख सकते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट भी करते हैं, मैं बताऊंगा, तो वो पता पड़ जाता है ऑलरेडी कि आपके पास कितना है, तो वो बोलेगा लोअर पे है अपर पे, क्वेश्चन देगा। जब भी हम लोग क्वेश्चन सेशन रखेंगे इस टॉपिक के बाद, तब हम लोग आराम से देख लेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस दी थी, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा बेटा, आपके पास कंस्ट्रक्टिव के लिए जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बताइए, n लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, या छोटा डी बाय बड़ा डी, छोटा डी तो लिखो नहीं बेटा, छोटा डी नीचे ही आएगा। हाँ, ये जो छोटा डी था हमारे पास यहाँ पर था, और ये छोटा डी किसका था, मिलीमीटर में, और बड़ा डी किसमें होता है जनरली, सेंटीमीटर या मीटर में, है ना, मीटर में भी रख सकते हैं। मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे, सस्टेन इंटरफेरेंस नाम की चीज देखेंगे। अच्छा, और मुझे बताइए, ये मैं y ब्राइट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, y यानी कि फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब आप मुझे बताइए डार्क के लिए क्या आया था बेटा हमारे पास, 2n-1 by 2 लैम्डा डी बाई डी। ये कहानी आई थी मेरे हिसाब से, क्या ये बात सही है? ये हम लोगों ने कल तक देख लिया था, ये डार्क फ्रिंज के लिए आया था। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्रिंज विड्थ। क्या है बेटा, फ्रिंज विड्थ। अब ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपल कहेंगे सर दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस या दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस, उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। पर सर कंस्ट्रक्टिव तो हम लोग देख रहे थे छोटे छोटे गैप के बाद ज्यादा बन रहे थे, मतलब अगर सर आपने जो कल हमें एक इंटरफेरेंस दिखाया था उसमें सेंट्रल ब्राइट था, उसके बाद यहाँ पर बीच में कुछ ऐसे जा रहे थे, ऐसे कहानी हम लोगों ने कल कुछ देखी थी जब आपने विधि का बाल लिया था शायद मैंने, है ना बेटा। तो आपके बालों से देखो कितना लाभ हो गया बच्चों का, ठीक है। तो उसका काम डीएनए को निकालने में हो सकता है, और ये सारी कहानी ऐसी कहानी देखी थी हम लोगों ने, है ना। अब देखो यहाँ पे पहली डार्क फ्रिंज आई क्योंकि तो सेंट्रल ब्राइट है, और यहाँ पर दूसरी डार्क आई। अब ये जो डिफरेंस है डार्क फ्रिंज का या ब्राइट फ्रिंज का सेम रहेगा। अब चाहे ये वाला डिफरेंस काउंट कर लो, चाहे ये वाला डिफरेंस, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिफरेंस काउंट कर लो या दो डार्क फ्रिंज के बीच का काउंट कर लो, सेम रहेगा। सेम रहेगा। कैसे चेक कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों से यहां पर बोलता हूं, लेट से मेरे पास दो ब्राइट फ्रिंज है, लेट से कि मेरे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर आप सेंट्रल से निकालोगे फर्स्ट और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का तो भी बात सेम ही आएगी, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या n की वैल्यू 1 रहेगी? इस एक्सप्रेशन को यूज कर मैं n की वैल्यू अगर 1 फोन आ रहा है तो बेटा वापस आ जाते हैं, कहां पर थे हम लोग, यहाँ पर। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल्स टू 2,
क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही तो क्या मैं इस फॉर्मूले में एक बार 1 और 2 पुट कर दूं? फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चा, अब मेरी बातों को देखिए, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा बच्चा। और अगर बीटा 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब मुझे क्या निकालना था? फ्रिंज विड्थ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रिंज विड्थ बीटा 2 माइनस बीटा 1, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों के पास बीटा 2 कितना आया? 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, 2 माइनस 1 1, तो आपके पास फ्रिंज विड्थ बीटा कितनी आ जाएगी इसके केस में? लैम्डा डी बाई डी। क्या किसी बच्चे को यहाँ पर किसी दिक्कत नहीं आई? यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आगे चल सकते हैं। अब देखना बेटा मेरी बात, दूसरा मैं ले रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ये किसका आ गया? फॉर कंस्ट्रक्टिव। अब मैं दूसरा किसका लेने जा रहा हूं बेटा? फॉर डिस्ट्रक्टिव के केस में फ्रिंज विड्थ ले लेते हैं। देखो बेटा, इसमें पहले n की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d आ रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव केस में बीटा 1 जो आएगा वो कितना आएगा? लैम्डा डी बाई 2d। समझ में आ गया ना? n की जगह पर 1 रखा है, मैंने वो एक स्टेप खा लिया हूँ। और सिमिलरली बीटा 2 जो आएगा, देखो n की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी 2d सॉरी। अब फ्रिंज विड्थ निकालनी है मेरे को, तो अगेन बीटा 2 माइनस बीटा 1 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई। यहाँ तक किसी बच्चा को कोई डाउट है? माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बीटा अगेन क्या आ गया? लैम्डा डी बाई डी। चाहे आपके पास कंस्ट्रक्टिव का हो चाहे आपके पास डिस्ट्रक्टिव का हो बेटा, हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है? एक सीक्वेंस है ना, 2 ऑल्टरनेट डार्क फ्रिंज होंगे या 2 ऑल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज होंगे, उनके बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा फ्रिंज विड्थ तो ये है, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इमेजिनेशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या ये स्क्रीन पर जो वेव फ्रंट आए थे वो ऐसे आए थे? नहीं, कैसे आ रहे थे? वो सर्कुलर आ रहे थे। यही तो कहीं थी, यहाँ से सर्कुलर चले थे सारी चीजें। और सर्कुलर होने का मतलब ये जो स्क्रीन पे चीजें आई होंगी शायद इस कुछ ऐसे सर्कुलर की वजह से आई होंगी। तो अगर मैं ध्यान से देखना, मैं सोर्स से जो चीज मुझे चाहिए बस वो निकालूं, वो रखूंगा। मैं ये वाली लाइन बना रहा हूँ, कौन कौन सी चाहिए होंगी नालायक? ये चाहिए मुझे, ये वाली लाइन बना रहा हूँ मैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक सोर्स से बात करना चाह रहा हूँ बस। देखो कुछ ऐसी कहानी आई होगी भाई, इस सोर्स से जो भी निकलेगा तो ऐसे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ऐसे तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। अब एक्चुअल में मेरे को यहाँ पर ये चीज देखना नहीं था, सेंट्रल ब्राइट मान लिया ही, सेंट्रल ब्राइट से देखना था मुझे, मैंने गड़बड़। यहाँ से तो मैं सिखा देता हूँ, इसे उड़ा देता हूँ। मैं सेंट्रल ब्राइट पे बताओ S1 से लूँ या S2 से लूँ? बात एक आएगी। S1 से लें तो देखो सेंट्रल ब्राइट से जो पहला आएगा, लेट से हमारे पास यहाँ पर आया S1 से, क्योंकि ये बीच से थोड़ी क्या है, थोड़ा सा एंगल पे जा रहा है। और सिमिलरली जो दूसरा आएगा वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस तो y ही रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आप लोगों के पास एक एंगल बनेगा, थीटा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब ये जो एंगल बना है ये तो हमारे पास क्या होगी? फ्रिंज विड्थ। तो ये वाला जो एंगल बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर विड्थ। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एंगुलर विड्थ। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी, क्या बोलूंगा मैं आपसे? इसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी? तो बेटा एंगुलर विड्थ को अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो आप मेरी बात सुनो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो मैंने क्या बोला था, ये तो एक्चुअल में ऐसा है ही ना, ये तो हमारे पास पैटर्न तो स्क्रीन पर ऐसे कुछ आया हो, और कहानी तो हमारे पास अगर इमेजिन की जाएगी तो अच्छे से तो ये वाली कहानी बनेगी कि यार यहाँ से कुछ थीटा ऐसा चल रहा होगा, स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस आ रहा हो तो इस शेप की वजह से आ रहा होगा, और अगर इस शेप की वजह से आ रहा होगा तो मेरे पास ये जो है इसको मैं एक्चुअल में, ये इतनी बड़ी कहानी थोड़ी है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें चल रही होती हैं। वो तो हम लोगों ने अपनी तसल्ली के लिए चीज़ों को इतना बड़ा बड़ा कर दिया है ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। आपने देखा ना, एक बाल के पतले से स्लिट से मैंने पूरी स्लिट मारी थी, तो इतनी पतली चीज़ें नहीं है ना पीछे चीज़ें पॉसिबल। तो ये एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हो। तो क्या आप लिख सकते हो? थीटा बराबर है मेरे पास
आर्क कितना आएगा ये पूरा y के इक्वल होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में, आर्क अपॉन रेडियस चलेगा। अच्छा y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बताइए। देखो अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ y किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है, दोनों के लिए अलग अलग बनेगा क्योंकि y जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए आया है वो n लैम्डा डी बाई डी, तो इज इक्वल्स टू आप रख दीजिएगा n लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, और सॉरी y ये तो आया है ना, y ब्राइट इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी और अपॉन में d। ठीक है, ये कहानी आ जाएगा, तो एक d से d कट जाएगा तो हमारे पास है ना एक, क्या बेटा, एक तो स्मॉल डी है। मैं कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। देखो एंगुलर विड्थ समझ में आ गया, आर्क अपॉन रेडियस। अब y की वैल्यू क्या है, अच्छा ओके ओके n लैम्डा d स्मॉल डी बाय स्मॉल डी छोटा इनटू d, कैपिटल डी। ये आ गया y की वैल्यू और अपॉन में d भी तो रखूंगा ना, इनटू d। समझ में आ रहा है, y बाय d को मैंने ये लिख दिया, y की जगह पर ये लिख दिया, तो d से d कट गया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, n लैम्डा बाय d। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एंगुलर विड्थ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है। ऐसे अगर मैं निकालूंगा एंगुलर विड्थ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कुछ चेंज आएगा, चेक कर लेते हैं। सर वो तो बात तो वही रहेगी, तो डिस्ट्रक्टिव के बीच में ही बनाओगे तो आपके पास देखो अब ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव लेट्स से कंस्ट्रक्टिव के बाद पहले डिस्ट्रक्टिव आएगा, फिर ये तो है सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो एक डार्क ये मानूंगा मैं, फिर एक डार्क यहाँ आएगा, तो बात तो वही रहेगी, थीटा यहाँ से यहाँ पे बन रहा होगा। समझ में आ गई कहानी भाई। यहाँ से अब डार्क के लिए ये वाला एंगल अगर मैं लूंगा तो बेसिकली ये वाला एंगल अब थीटा बन जाएगा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस तो वही रहेगा क्योंकि y तो सेम है दोनों के लिए। y तो हमारे पास फ्रिंज, हाँ तो ये जो हमने y निकाला है ये ब्राइट के लिए निकाला, लेकिन हमने गलत कर दिया, हमें फ्रिंज विड्थ लेनी थी। y की जगह पर हमें क्या लेनी है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास कितना आई थी, लैम्डा डी बाय डी। हाँ तो ये रखना था, तो वो सही तो आ गया, सही तो आ गया भाई। चाहे इसके लिए ले लो, ये तो सही तो आ रहा है। सिर्फ n नहीं आएगा ना, मेरी बात मान बेटा, हाँ n नहीं आएगा, ये आएगा। मेरी बात सुनो, क्यों सही आया, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव के लिए था। समझ में नहीं है, दोबारा बता दूं क्या गलती हो गई। गलती हो गई थी, हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को अलग अलग ले लिया, लेकिन जो हमें एंगुलर विड्थ निकालनी है वो दो स्लिट की वजह से आया ना, तो दो स्लिट के बीच में तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ ही आएगी। तो इसमें मेरे को जो y की जगह पर रखना है वो क्या रखना है, फ्रिंज विड्थ। तो इसको फ्रिंज विड्थ बोलूंगा मैं, यहाँ पे y ना बोलूंगा, क्या लिखूंगा, बीटा लिखूंगा। एंगुलर विड्थ इज इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ अपॉन में d। अब क्लियर है, तो बीटा हमारे पास ये आ गया। अब चाहे किसी का भी निकाल लो, दोनों का सेम आएगा। n लैम्डा हटा दो, मेरे पास थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय d आ जाएगा। ये हमारे पास एंगुलर विड्थ आती है। अभी देखता हूँ, ये डी बाई स्क्रीन वाला है ना, डी। हाँ बेटा स्क्रीन की डिस्टेंस ही डी है, मेरे को मिल नहीं रहा बुक में भी, लेकिन बात यही बनेगी मेरे हिसाब से, यही बनेगी। और तो मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा कि आपको एंगुलर विड्थ का और कोई चीज़ दे भी नहीं रखी। ठीक है, मिल जाएगी तो देख लेंगे, वैसे इतना ही आना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिंज विड्थ b इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। क्या बेटा, नहीं सेम आएगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में थोड़ी आएगा ये चीज़। अरे नहीं मैं एंगुलर विड्थ तो हमारे पास दो ही केस आएंगे ना, वो सेम ही होंगे क्योंकि वो हमारे पास किसकी आ रही है, फ्रिंज विड्थ के साथ हमारे पास ये कहानी आ रही है। नेक्स्ट बोर्ड रखा है, अगर आप लोगों के पास लैम्डा बाई डी आ गया, यही है एंगुलर विड्थ, इतना ही बनता है। ठीक है, मिल नहीं रहा पर कॉन्सेप्ट सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कहानी होती है, अगर हमारे पास जो वैल्यू है, अगर इसको हम लोग डिप कर देते हैं किसमें, किसी भी एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। आप मुझे बताइए किसी भी चीज़ को अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप करेंगे जिसका म्यू है, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती थी कितना, लैम्डा टाइम्स। अगर उसकी लैम्डा है भाई, इनिशियल लेट से अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ लैम्डा है, अगर आप इसको किसी भी ऐसे मीडियम में रखते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू टाइम्स हुआ करती थी। यही तो कहानी हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो अगर आपसे बोलता है when the double slit is immersed in a refractive index or in a medium of refractive index mu, when slit is immersed in a medium of refractive index mu,
तो हमारे पास लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, राइट। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह पर लैम्डा डैश इंटू म्यू, लैम्डा डैश इंटू म्यू भाई थीटा इज इक्वल्स टू, या थीटा डैश रखोगे ना अब तो आप, तो थीटा डैश, तो लैम्डा की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश इंटू म्यू, समझ में आया, बाय डी। तो ये हमारे पास वैल्यू ऐसे चेंज हो जाती है। हाँ, अगर आप किसी भी स्लिट को ऐसे मीडियम में इमर्स करते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमारे पास ये कहानी आ जाती है उसके एंगुलर विड्थ पर, और उसके फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा फ्रिंज विड्थ हमारे पास, क्या आया था बीटा की वैल्यू, बीटा की फ्रिंज विड्थ की बेटा हमारे पास लैम्डा डी बाई डी आया था। तो अगर मैं बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी रख देता हूँ, तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लैम्डा डैश इंटू म्यू, तो यहाँ से हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा डैश इंटू म्यू डी बाय डी, छोटा डी है ना। तो ये कहानी आ जाएगी हमारे पास जब आप किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे रखेंगे। क्या बेटा, अच्छा ओके मुझे लगा पता नहीं क्या बता रही है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी आ जाएगी, क्लियर है, ये कहानी आ जाएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या आती हैं और कैसे कैसे चेंज होती हैं। तो जो नया बीटा डैश आया है वो बीटा बाय म्यू के इक्वल हो जाएगा, रिलेशन देखेंगे तो बीटा डैश बराबर बीटा बाय म्यू के इक्वल हो जाएगा। देखो ना यार, बीटा इंटू म्यू कर देंगे तो बात तो वही आ रहा है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से आराम से क्लियर हो रही है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये कहानी रहती है आपके पास किसकी, पूरे फ्रिंज विड्थ की, एंगुलर विड्थ की, जो भी रहती हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या आता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इसे हटा दूं, कोई डाउट तो नहीं है। देखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को कोहेरेंट सोर्स तो एक बार बता ही चुका हूं क्या है कोहेरेंट सोर्स। हम इसको भी थीटा बाय म्यू कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बेटे बात तो वही है, थीटा डैश इज इक्वल्स टू थीटा बाय म्यू। बेटा जो नया चीज होती है ना वो म्यू टाइम्स इनवर्स हो जाती है। तो लैम्डा डैश जो है लैम्डा बाय म्यू है ना, तो सारे रिलेशन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, कहानी क्लियर है। ठीक है, समझ गया। तो अब हमारे पास जो अगली कहानी है वो किसकी है बच्चा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की। और जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है अगर मैं उसको देखूंगा तो हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बेटा ऐसे इंटरफेरेंस है जहां पर आप लोगों के पास जो दो वेव जा रही हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम रखा गया है। क्या रखा गया है बेटा, सेम रखा, यानी कि आपके पास A1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, A2 आएगा। ये चीज मैंने आपको वैसे कल भी करा दी थी, याद करिए जब मैंने केस बनाए थे। और उसे केस मैंने आपको एग्जांपल ले लेकर बताए थे मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इज अ केस, लिख लीजिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इज अ केस व्हेन द टू एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल। वेल सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, SUSTAINED, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, जब आपके दो लाइट के सोर्स समय के साथ साथ वेरी नहीं कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस डाल दीजिएगा और उसमें मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहला, द टू लाइट सोर्स शुड नॉट वेरी विद टाइम, यानी कि कांस्टेंट रहने चाहिए, शुड नॉट वेरी विद टाइम। दो लाइट के सोर्स टाइम के साथ वेरी नहीं करने चाहिए। दूसरा, ये जो लाइट के सोर्स हैं ये हमारे पास कोहेरेंट होने चाहिए।
वैसे तो पोलराइजेशन वगैरह के इफेक्ट वगैरह भी हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। और कंडीशन ये है कि आप लोगों के पास, अच्छा आप मुझे बताओ, जो फ्रिंज विड्थ आई उसमें हमारे पास वैल्यू क्या आई, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय छोटा डी, ये कहानी आई है ना। अब जितना फ्रिंज विड्थ अच्छा होगा उतना ही अच्छा इंटरफेरेंस हमें दिखेगा बेटा, ये तो कहानी क्लियर है। तो इसके लिए कंडीशन ये होती है, द स्लिट डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी स्मॉल, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, एंड डी शुड बी लार्ज। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप लोगों के पास आपका जो बीटा आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, जिसकी वजह से आप आराम से इंटरफेरेंस के पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें आपको, और भी है 2-3 आगे देख लेंगे वो, ठीक है। ये तो मेन कंडीशन है, टाइम के साथ वेरी नहीं करनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, और ये आपके पास डी बड़ा होना चाहिए बड़ा वाला, और छोटा वाला डी क्या होना चाहिए, उतना ही छोटा होना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? अब एक्चुअल में अगर आपने देखा हो तो मैंने क्या बोला, सारे ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ये कहानी थी। तो आप लोगों के पास एक ग्राफ बनता है किसका, इंटरफेरेंस वर्सेस डिस्टेंस का या पाथ डिफरेंस का, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी कहानी तो आप लोगों के पास ये है कि यहाँ पर मेरे पास पाथ डिफरेंस जाएगा, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या जाएगी, इंटेंसिटी जाएगी। क्या जाएगी बच्चा, इंटेंसिटी जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो मेरे पास इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है कब, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर। तो यार इधर से अगर मैं इंटेंसिटी बनाऊंगा तो ये मेरे पास पहली ब्राइट फ्रिंज होगी, और ये मेरे पास पहली नहीं, ये मेरे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी। ब्राइट के जस्ट साइड में मेरे पास क्या होगा, डार्क होगा, और उसके बाद फिर उठेगा, फिर उठेगा, फिर ये ग्राफ आएगा ऐसे। तो ये वाला जो बनेगा ये क्या बनेगा बेटा, मेरे पास ये जो आएगा सेम लेवल पे आएगा, ठीक है। फिर नीचे जाएगा, फिर उठेगा, फिर आएगा, एंड सो ऑन। ये लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट से नीचे की तरफ मान लेते हैं, वही जो ग्राफ है उसको ऐसे पलट दिया, ऐसे जो था हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज, ये इसको आप ऐसे रख लो, तो ये वाली साइड इधर आ गई, ये वाली साइड नेगेटिव जो आप बोल रहे थे बेटा। ऐसे ही हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ तक जाएगी, सेम यही कहानी होंगी बेटा, समझ आ रहा है सबको। अब इसमें हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं, 1 2 1 2, ठीक है। ये सारी चीज देख लेते हैं। देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये केस किसका आया था, मैक्सिमा का आया था बेटा। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव केस में हमारे पास A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आएगा। देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के केस में हमारे पास I जो थी, इंटेंसिटी जो आई थी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, I इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, बता दिया ना मैंने आपको। तो I इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कहानी रहेगी मैक्सिमा के केस में, है ना। तो cos फाई प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा तो जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा कितना हो जाएगा, A तो 2A का स्क्वायर हो गया, मैक्सिमा का ही तो केस है। तो I मैक्स इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4A बेटा, 2A का स्क्वायर हो गया ना, 4A स्क्वायर, समझ में आया। तो मैक्सिमम जो होगी हमारे पास यहां पर ले लो तो कितना आएगा, ये 4A स्क्वायर इंटेंसिटी। यहां पर लोगे तो वो भी इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, 4A स्क्वायर। तो जहां जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव है वहां पर जो इंटेंसिटी आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 4A स्क्वायर आई है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव की। अब डिस्ट्रक्टिव में देखो ना, इंटेंसिटी इसी के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन यहाँ पे तो cos फाई की वैल्यू -1 आई थी, जिसकी वजह से वैल्यू A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये जो आएगा ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, प्रॉपर डार्क। यहाँ पे इंटेंसिटी है ही नहीं, पूरी इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, खत्म, बिल्कुल प्रॉपर डार्क है।
तो बिल्कुल प्रॉपर डार्क और प्रॉपर ब्राइट यही फ्रिंज आती है। अब यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, सेकंड डार्क आ गई, ये फर्स्ट ब्राइट, तो ये कौन सी ब्राइट आ गई, सेकंड ब्राइट आ गई। ठीक है, अब मैं इनकी अगर वैल्यूज देखूंगा तो वापस से एक बार चलते हैं कंस्ट्रक्टिव के, उसमें हमारे पास जो आया था, क्या आया था बेटा कंस्ट्रक्टिव के हमारे पास, n लैम्डा डी बाय छोटा डी, ये आई थी बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो जो सबसे पहला होगा उसमें n की वैल्यू 1, तो ये वाली जो वैल्यू आई होगी, ये वाली, ये क्या होगी बेटा, लैम्डा डी बाय डी, लेकिन माइनस की, लैम्डा डी बाय डी। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ये वाला जो आया हुआ, ये कितना आया होगा बेटा, 2 लैम्डा डी बाय डी माइनस का, माइनस क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इधर जो ये वाली वैल्यू आई होगी बेटा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का लैम्डा डी बाय डी, और सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू आई होगी 2 लैम्डा डी बाय डी एंड सो ऑन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आएगा, लैम्डा डी बाय 2d। तो जो फर्स्ट डार्क आई है ये वाली, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस का लैम्डा डी बाय 2d। अब n के 2 रख दो, 2 जब 4 माइनस 1 तो 3 लैम्डा डी बाय 2d। तो ये वाली जो सेकंड आया होगा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा डी बाय 2d। अब ये जो आया होगा कितना आ जाएगा, सिमिलरली माइनस 5 लैम्डा डी बाय 2d। समझ आ गया सारा। सिमिलरली इसका जो बनेगा, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव में बन जाएगा प्लस का लैम्डा डी बाय 2d। ये डार्क है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा डी बाय 2d। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 5 लैम्डा डी बाय 2d। तो ये जो है हमारे पास, ये सारे क्या हैं, प्योर डार्क हैं, और ये क्या है हमारे पास, प्योर ब्राइट है। यहाँ तक आप लोग मुझे बताइए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो प्योर ब्राइट फ्रिंज पॉसिबल है या फिर प्योर डार्क फ्रिंज पॉसिबल है। इसके बीच में, इन बिटवीन, ये हमारे पास कोई भी चीज़ लेकर नहीं आती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इंटेंसिटी एंड तक आते आते कम क्यों नहीं होती? बेटा ये वाली जो कहानी है, जो आपके पास इंटेंसिटी कम होगी, अभी आगे आएगी। इंटेंसिटी कम होती है, एक्चुअल में कहानी वही है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं ला दूंगा, देखो एक्चुअल में वो जो कहानी है, जो आपकी बात है, वही सच्ची कहानी है। ग्राफ जो बनेगा बाद में जब आप देखोगे तो वो ऐसा आएगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। लेकिन बेटा अभी मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाएं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ बेटा ये सब पढ़ेंगे अभी आप आगे, है ना। तो अभी रुक जाएं, इसके लिए वेट कर सकते हो ना 1-2 लेक्चर के। तो मैं आपकी बात को बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैं लेके आ जाऊंगा सारे डिफ्रैक्शन वगैरह, तो आप लोगों को दिक्कतें आई जाएंगी। तो अभी मैं स्टेप बाय चल रहा हूँ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे प्रूव करके दिखाइए कि जो आपका इंटरफेरेंस है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोला मैंने, कि जो आपके पास इंटेंसिटी है वो आपके पास इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मैंने कहा सर प्रूफ मतलब क्या। प्रूफ मतलब कुछ नहीं, ये देखो आपको पता है आपके पास आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये चीज तो हम लोगों ने देख ली थी। बेटा आपको पता है ना, मैं cos फाई हटा चुका हूँ। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई था। मैं 1 प्लस cos फाई की टर्म से भी आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, कैसे लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 वाली, है ना। वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। हाँ मुझे पता है न्यूमेरिकल्स नहीं हुए, अगली क्लास में क्वेश्चन सेशन ही रखूंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, या कुछ वीडियो में भी डाल देंगे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमारे पास शायद लेक्चर ही हुए कंटिन्यूस, है ना। तो क्वेश्चन सेशन है अगला पक्का, तो वीडियो बनती है देखते हैं, अदरवाइज अपना क्वेश्चन सेशन रहेगा ही रहेगा। तो आई मिनिमम, या फिर एक पैटर्न और कर सकता हूँ, पहले ही 10 क्वेश्चन लिख के रख दूँ, है ना, उसको सॉल्व करते रहेंगे, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई मिनिमम क्या रहेगा मेरे पास, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि k भी आता है बीच में, है ना। तो बेटा मैं अगर आप लोगों से कहूं आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम प्लस
आई मिनिमम डिवाइड बाय 2, भाई एवरेज निकालते ऐसे ही है, a प्लस बी बाय 2 और दो वैल्यू दे रखी हैं तो राइट। तो बच्चा मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता हूँ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आई एवरेज की। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है? नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों के पास कहानी बताता हूँ कि इसको खोलता हूँ, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, सॉरी 2a1 a2 बस, cos फाई तो खत्म ना, प्लस 1 और माइनस 1 जा चुका है यहाँ पर, तभी तो a1 प्लस आया, इधर a1 माइनस आया, तो यहाँ पर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। सिमिलरली यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, इससे तो ये चला जाएगा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वल टू, मैंने इसको लिखा आई एवरेज की वैल्यू आई वो कितनी आएगी देखो 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, देखो आई एवरेज अब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये देखो बेटा बिल्कुल सेम वही कहानी है जो होनी चाहिए थी। इसका मतलब आई एवरेज जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल स्क्वायर के, तो इंटेंसिटी हमेशा क्या रही, जो कि कांस्टेंट ही रहेगी ना, ये तो वैल्यू समझ में आई वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास आई एवरेज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ही आई, और हमने दो एम्पलीट्यूड लिए थे लाइट के a1 और a2, तो इंटेंसिटी ऐसे ही वेरी करेगी और हमारे पास फाइनल डेरिवेशन भी यही आती है। तो इससे हमें पता पड़ता है हाँ जी ये हमारे पास इन अकॉर्डेंस विद किसके है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर भी सिंपल ये कह सकता है जो भी एनर्जी डार्क में लॉस्ट हुई है वो पूरी की पूरी कहाँ पर आ गई है, ब्राइट में यूज हो गई है। तो कोई भी एनर्जी का लॉस हमारे पास नहीं है, इसीलिए ये प्योरली डार्क और प्योरली ब्राइट ही बनते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अब आपके पास आता है कंपेयर कीजिए रेशियो, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या कुछ आता है टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो इसको उड़ा दूं। देखो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इतना कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। तो मैं आप लोगों से सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा हूँ, कंपेयर करना है हमें रेशियो किसका, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का। ये मैं वैसे आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का, पर इसके बाद जो करने को है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आई मैक्सिमम की वैल्यू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है आई मैक्सिमा की? सिमिलरली आई मिनिमा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, a1 माइनस a2 का। अब आप a2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है, आई मैक्स रेशियो निकालना है ना बेटा, आज थोड़ी ज़्यादा ही बोल दिया ना। तो a1 बाय a2 प्लस 1 हो जाएगा बच्चा। तो हमारे पास आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा इज इक्वल्स टू, दोनों को a2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली होगी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बात तो वही रही ना, तो सेकेंड और फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो a1 प्लस बाय a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a1 बाय a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a1 बाय a2 को मैं रिजल्टेंट मान लेता हूँ या r मान लेता हूँ, इसकी जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा इज इक्वल्स टू r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना बेटा, सिंपल सी बात, कि जो आपके पास इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपके पास I और A का रिलेशन, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं R की बात करूंगा ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर बेटा ये चीज भूलना नहीं, R इज इक्वल्स टू a1 बाय a2 और इट इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट I1 बाय। बात तो सेम है, क्योंकि R का स्क्वायर अगर मैं हटा रहा हूं तो इसको रूट में लेना पड़ेगा फिर मेरे को, ये I a स्क्वायर है ना, तो रूट I इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। क्लियर है ना कहानी? यहाँ तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि भैया बताओ अगर आपको विड्थ, क्या बेटा 1 भी है ना प्लस, नहीं ये तो दोनों में ही है ना, मैं हटा दो उसको, मैं कह रहा हूँ मैंने तो R के लिए रखी ना, a1 और a2 को R रखा है ना, जहाँ पर R की वैल्यू क्या ये है,
इसकी जगह पर आर रखा है, 1 को थोड़ी छेड़ा है बच्चा। 1 एज इट इज जो था प्लस का माइनस का, मैंने उसको नहीं छेड़ा। A1 और A2 की जगह पे आर रखा है, आप चेक करो, समझ में आया। तो जब आर A1 A2 के साथ रिलेशन है तो A1 और A2 का I1 I2 के साथ ही रिलेशन है, इसका मतलब आर का ही रिलेशन है। इसके अलावा आप लोगों को अगर विड्थ ऑफ स्लिट दे रखी होती है तो ये डायरेक्टली होता है ऐसे, विड्थ ऑफ स्लिट W1/W2 या S1/S2, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। W1/W2 हमारे पास क्या है यहाँ पर, स्लिट की विड्थ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए, है ना। और एक चीज़ जो हमारे पास आती है वो बताया था जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन, पहले दिन एक क्वेश्चन याद करो दोबारा से, क्या बोला था, 2 लाइट को खोलेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगा। क्या टाइम आउट चाहिए? ज़्यादा हो गया, बस लास्ट टॉपिक करा दो बच्चे, लास्ट, इसके लिए मना कर रहा है, लास्ट है पक्का, घड़ी इसके 2 मिनट वाला। बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और मैंने 2-3 तरीके बता दिए आपको, है ना। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपको समझ में आ गया। बस एक चीज़ है कि अगर आपके पास बेटा इंटरफेरेंस टर्म क्या आई थी, बस ये बताओ, 2√I1 I2 आई थी भाई। देखो नेट मैं ये इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उस टॉपिक के आता हूँ जो मेरे को वहाँ पे मैंने आपको एक बताया, फिर भी डाउट आया सर लाइट अभी भी समझ में नहीं आई कि हमारे पास फिर कांस्टेंट, मतलब लाइट हमें जलती हुई ही क्यों दिखती है या फिर जितनी है उतनी क्यों दिखती है। आप जो कह रहे हो अगर वो बात सच है कि कहीं पे डार्क कहीं पे ब्राइट, तो फिर हमारे पास हमें 2 अलग अलग लाइट जलाने पर सेम इंटेंसिटी क्यों दिखाई देती है। आइए इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इंटरफेरेंस टर्म हमारे पास क्या थी, 2√I1I2 ना बेटा ये नहीं थी। क्या इसमें कोई करेक्शन है? डॉट कॉस फाई। अब ध्यान सुनना, अगर मेरे पास cos फाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ, तो यहाँ पे दे रखा है इफ cos फाई रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो मुझे ये बताओ अगर कांस्टेंट रहती है तो कहीं पर मैक्सिमम आएगा कहीं पे मिनिमम आएगा, सीधी सी बात है। cos फाई को कांस्टेंट रखना है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव में मैक्सिमम या नेगेटिव में मैक्सिमम। तो ऐसे केस में आपके पास केवल 2 ही चीज़ आएंगी, क्या, या तो कंस्ट्रक्टिव आएगी या फिर डिस्ट्रक्टिव आएगी। और cos फाई कांस्टेंट है विद टाइम, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए यही कहानी है। तो फिर इंटरफेरेंस और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बता अंतर, यही तो अंतर है, यही तो अंतर बता रहा हूँ आपको, बस अगला यही बताने जा रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आ सकती है इसमें हमारे पास ये आएगी, ये आएगी जहां पर जब ये कांस्टेंट टाइम होगा तो जहां पर ब्राइट इंटरफेरेंस आया होगा, ब्राइट, समझ रहे हो, तो वहां पर ये वैल्यू आएगी, समझ रहे हो। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये वाली कहानी आएगी। लेकिन ये कब है, जब आप लोगों के पास cos फाई बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ। ओहो हो, लेकिन ये पॉसिबल है इन लाइट के साथ। ये लाइट थोड़ी कोहेरेंट सोर्स फेंकेंगे हमारे पास, ये लाइट कोहेरेंट सोर्स फेंकेंगी नहीं हमारे पास, तो नॉन कोहेरेंट सोर्स है ना। तो ये नॉन, पहली बात तो सिंगल बीम होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, हाँ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, इससे कैसे, एक और मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, है ना। एक अब यहाँ पे तो पूरी वाइट लाइट आ रही है अलग अलग, वाइट लाइट के साथ क्या दिक्कत आएगी, अब इस बच्चे ने मना कर दी, मेरे को तो अब टॉपिक याद आ गया, है ना। तो वो अगली क्लास में कर लेंगे, चाहिए तो समझ लो, बट ये कहानी समझ में आ गई है क्या होगा। लेकिन फिर हमेशा फिर इंटेंसिटी सेम क्यों दिखती है हर जगह पर, तो बेटा इसी केस में क्या होता है ध्यान से, अगर इफ cos फाई वेरीज विद टाइम, अगर cos फाई वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो बेटा यहाँ पर देखना जो आप निकालोगे वो एवरेज वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, एवरेज वैल्यू, और एवरेज में पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। और अगर ऐसा करोगे तो सम टोटल क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि आपके पास कोई इंटेंसिटी जो होगी वो सिंपली ये आ जाएगी बस। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का केस ही नहीं बना, यहाँ पे है ही नहीं ना बेटा,
क्योंकि आपके पास एक कोहेरेंट सोर्स है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और टाइम के साथ वेरी करने पर जो ओवरऑल वैल्यू है वो जीरो आएगी ना, क्योंकि कुछ पॉजिटिव में गई होंगी, कुछ नेगेटिव में। मुझे नहीं पता कितना कंस्ट्रक्टिव रहा होगा, कितना डिस्ट्रक्टिव, नहीं पता हमें, बस ये पता है कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में, और जितना पॉजिटिव में गया उतना नेगेटिव में गया, और वो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, I1 + I2। और इसीलिए हमेशा हमें लगता है कि जैसे जैसे लाइट बढ़ा दी तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो cos फाई होता है वो हमेशा टाइम के साथ क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपस में एक दूसरे को फाइनल में जाके ओवरलैप करके ओवरऑल वैल्यू जीरो लेके आते हैं। इसलिए अगर आप 3 लाइट जलाओगे तो आप लोगों के पास अगर टाइम के साथ वेरी कर रही तो और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो यही कहानी होती है हमारे पास, जनरल एलिमिनेशन एट एवरी पॉइंट सेम इंटेंसिटी होगी, लेकिन इंटरफेरेंस टर्म एवरेज क्या हो जाएगी, 0। एवरेज इंटरफेरेंस टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0 हो जाएगी। और टोटल इंटेंसिटी क्या रहेगी, सुन रहे हो मेरी बात, गलत मत कर देना इस चीज को। एवरेज इंटरफेरेंस टर्म कौन सा कह रहा हूं मैं, इंटरफेरेंस टर्म सिर्फ ये थी, आई नेट की वैल्यू ये आई थी 2 लाइट की जब हमने वेव ली थी। कहीं कह रहे हो सर 0 आ रहा है फिर लाइट कहां से दिख रही है, इंटरफेरेंस टर्म 0 होगी। cos फाई वाला हिस्सा, cos फाई वाला हिस्सा यहाँ पर उसी केस में 0 नहीं होगा जब कोहेरेंट सोर्स होंगे। तो इसलिए जो नेट इंटरफेरेंस होगा वो यहाँ पर 0 होगा ना बेटा, क्योंकि cos फाई एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्योंकि 2 अलग अलग सोर्स हैं। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू भाई पॉजिटिव की तरफ एक बार हमने सारे निकाल दिया, नेगेटिव की तरफ एक बार सारे निकाल दिया, तो एवरेज वैल्यू तो a + b/2 करूँ तो खत्म हो जाएगा ना। इसलिए टोटल इंटेंसिटी क्या रहेगी, I1 + I2। बट एवरेज इंटरफेरेंस टर्म वाली इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वो 0 हो जाएगी। इसीलिए जब हम लोग लाइट जलाते हैं तो हमारे पास 2 अलग अलग सोर्स टाइम के साथ वेरी करने वाले होते हैं, इसलिए I नेट हमारे पास कितना आता है, I1 + I2। लेकिन अगर सोर्स कांस्टेंट रहा टाइम के साथ तो ये भी टर्म ऐड होगी, और उस समय पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज भी दिख सकती है और डार्क भी, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ब्राइट और डार्क भी देखा था। तो ये सारी कहानी आप लोगों को क्लियर है, कांस्टेंट वाली थी। हाँ अब वो कांस्टेंट वाली थी, क्योंकि आप एक मोनोक्रोमेटिक बेटा रेड लाइट ली थी आपने बस, वहां पे अगर आप व्हाइट लाइट लेके 7 कलर को लिख दें ना तो हम लोग देखेंगे कि उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या होता है इसमें? बता देंगे। अब बच्चा मना कर रहा है, ठीक है तो कोई नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे, मुझे याद दिलाना वरना टॉपिक छूट जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ठाक क्लास हो ही गई है, न्यूमेरिकल्स रहते हैं और व्हाइट लाइट वाला अगली क्लास में वो कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।